हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल रवि स्टडी क्लासेस पर। तो आज 21 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी एसएससी रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह उन लोगों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो पहला सवाल है, भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो यह तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु में लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्राइवेसी के बारे में जानकारी देने के लिए स्थापित होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन और राज्यपाल हैं आर एन रवि। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने आर एन रवि, अरे क्या बोलते हैं, तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की थी। और अभी तमिलनाडु में जलीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। और मैंने बताया कि जलीकट्टू महोत्सव में जो भी व्यक्ति बैल जो सबसे अधिक बैलों को काबू कर लेगा, उसको तमिलनाडु सरकार पशु विभाग में सरकारी नौकरी देगी। तो इतना बात तमिलनाडु से आप याद रखो। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। और आंध्र प्रदेश की एक जो अनंतपुर अनार है, उसको जीआई टैग मिला था। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है। और उड़ीसा सरकार, जो उड़ीसा का पुरी शहर है, वो भारत का नल से स्वच्छ जल प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। और उड़ीसा के पूरे शहर में एक जगन्नाथ मंदिर है। और उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर। और लिंगराज मंदिर है जो भुवनेश्वर में है। ठीक है। और राजस्थान के जो एक नागौरी सौगंध है, उसको जीआई टैग मिला है। और राजस्थान का एक जो जालौर डिस्ट्रिक्ट है, इस सवाल में जो बता रहा हूँ, जालौर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर महिलाओं को स्मार्टफोन रखने के लिए बैन कर दिया गया था। अर्थात कोई भी महिला है तो वो स्क्रीन टच या एंड्रॉइड फोन यूज नहीं कर सकती जब वो घर से बाहर जाएगी। तो यह बात जो है काफी विवाद में आ गई थी। तो इसे आप याद रखना। ठीक है ना। अभी आपको बताना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी पंचायत है या ऐसा कौन सा गांव है जो पूरी तरीके से बायो, क्या बोलते हैं इसे, फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बन गया है। ठीक है। मतलब वहां पर ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाएगी। वहां पर खेतों में उर्वरक अर्थात केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उस पंचायत का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। तो इनसे आप इतना याद रखो। और हाँ, अभी उड़ीसा सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगों के लिए रजिस्टर शुरू किया है, ताकि किडनी से होने वाले रोग जो उन रोगों को जल्दी से डिटेक्ट किया जा सके और उनका इलाज अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है ना। और चलो ठीक है, अभी आगे जो ऑप्शन आएंगे तो बताएंगे। तो जितने सवाल मैंने बताए हैं, आपको इन्हें याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य ने सिकल सेल एनीमिया के लिए अरुणोदय स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है? तो इसको यार महाराष्ट्र ने शुरू किया है। महाराष्ट्र का एक जिला है नागपुर, वहां पर जिला स्तर पे यह काम हो रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया से बचाव के लिए, ताकि आने वाले जो हमारे भविष्य के लोग हैं, जो जो युवा पैदा होंगे, जो लड़के पैदा होंगे, उनको इस रोग से बचाया जा सके। ठीक है। तो इसके लिए, ताकि जब इस रोग को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाएगा, इसका जल्दी पता लगा लिया जाएगा। देखो, स्क्रीनिंग का मतलब होता है रोग पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना। ठीक है। तो अरुणोदय स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। और बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो देखो, सिकल का मतलब होता है हसुआ। क्या चीज? हसुआ, जो हसिया होता है ना, जैसे हम घास काटते हैं यार, कोई सब्जी काटते हैं लोग घर में, तो उसे हसिया बोलते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल मतलब हसिया, सेल मतलब समझते हो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, एनीमिया मतलब खून की कमी। ठीक है। या खून की कमी से होने वाली बीमारी। तो जब ये सिकल सेल एनीमिया पूरा बता दे रहे हैं, तो ये एक अलग बीमारी है जो कि अनुवांशिक होती है। अर्थात अगर किसी के माता पिता को हो, तो उसके बच्चे को होने की संभावना होती है। तो ये इनहेरिडेटरी अर्थात अनुवांशिक डिसीज है। और इसमें क्या होता है ना कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी का जो देखो, नॉर्मली जो आरबीसी होती है वो गोल होती है। तो ये ब्लड को जो ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन को है,
वो अच्छे तरीके से लेकर ब्लड में लेकर जाती है। लेकिन जब इसका आकार ऐसे हाशिए तरीके से हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन को लेकर ब्लड में नहीं जा पाती है। और ये इससे जो व्यक्ति होता है उसे काफी परेशानी होती है। और जो नॉर्मल आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है, उसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। लेकिन जो ये सिकल, जब हमारी हाशिए के आकार की आरबीसी हो जाती है, तो इसका जो जीवन काल वो 10 से 20 दिन तक ही होता है। और इससे मरीज को काफी परेशानी महसूस करनी पड़ती है। तो ये एक कैसी बीमारी है? अनुवांशिक। अगर इसका जल्दी से पता लग जाए तो ये इसके ठीक होने की संभावना है। ठीक है, हालांकि अभी कोई इसकी पूर्ण इलाज तो नहीं पता चला है। तो इसको महाराष्ट्र सरकार ने किया। अभी गुजरात सरकार ने एक कदम उठाया था कि यह गांव गांव में जाकर कैंसर के मरीजों को, जैसे जिन लोगों को कैंसर होने की संभावना है, या ऐसे लोग जिनको कैंसर हो गया लेकिन उनको पता नहीं है, तो कैंसर के रोग का पता लगाने के लिए या रोग का जांच करने के लिए आशा वैन नामक यूनिट लॉन्च किया था। अर्थात एक गाड़ी के अंदर ही उसमें डॉक्टर और कुछ मशीनें होंगी जो कैंसर की जांच करेंगी अर्ली स्टेजेस में। तो गुजरात के आशा वैन नामक यूनिट का, इसे तुम याद रखना, इसको मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूँ। और अभी मैंने बताया कि उड़ीसा सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगों से संबंधित रजिस्ट्री शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा अरुणाचल प्रदेश। आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो के पेन्नोर है, वो भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है। कौन सा? के पेन्नोर। ठीक है, मैंने बता भी रखा है इसको, के पेन्नोर, ये भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब वहां के लोग जो है अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे, लेकिन प्रकृति को संरक्षित करते हुए। अर्थात प्रकृति जो वहां पेड़ पौधे उनका वो नाश नहीं करेंगे। सरल भाषा में इसे आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर मैं लिख दूं फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, और ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, देख लेना। अगला प्रश्न है, बगरुम्बा नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है कि बगरुम्बा नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो यह असम का लोक नृत्य है। अभी अभी हाल ही में, कल परसों में प्रधानमंत्री मोदी असम गए थे। वहां पर उन्होंने काजीरंगा कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। अर्थात काजीरंगा कॉरिडोर को बनाने के लिए उन्होंने फंड दिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। और देखिए जो बगरुम्बा नृत्य है ना, यह बोडो समुदाय द्वारा, किसको? बोडो जनजाति जो असम में, उसके द्वारा नृत्य किया जाता है, बोडो समुदाय द्वारा। ठीक है ना, बोडो समुदाय द्वारा। और क्या होता है कि यह नृत्य जो नहीं, प्रकृति से प्रेरित है। जो हमारा पर्यावरण है उससे लिया गया है। वैसा उसमें पशु पक्षियों, जो पक्षियां होती हैं, तितलियां होती हैं, जैसे वो जिस प्रकार वो नृत्य करती हैं या अपना नाचती हैं या खुद, तो उसको देखकर नृत्य किया जाता है। तो इसलिए इसे तितली नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तितली नृत्य। तो ये सवाल पूछ सकता है कि तितली नृत्य किसे कहते हैं। ठीक है ना, और देखो ये जो ये नृत्य बगरुम्बा नृत्य, इससे जो है हम, एक त्योहार होता है बैसागु। क्या? कौन सा त्योहार? बैसागु त्योहार के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं, बैसागु को बिवसागु कहते हैं। वहां पर क्या कहते हैं? बिवसागु। इसी उत्सव के दौरान ये नृत्य किया जाता है वहां के लोगों द्वारा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। और एक बात और, कि जो है हमारा बैसागु उत्सव है, इसे असम का नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं लोग। क्या चीज? वहाँ के असम के जो लोग हैं, इसे वहाँ के नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। जो असम के बोडो समुदाय है, खास करके असम के बोडो समुदाय, इसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, अर्थात न्यू ईयर के रूप में। तो ये एक खुशी का प्रतीक है कि हम लोग और अभी देखो बसंत ऋतु भी आ रही है, तो ये बसंत ऋतु के आगमन के रूप में मनाते हैं लोग इस त्योहार को। और इसी त्योहार के दौरान बगरुम्बा नृत्य किया जाता है। और ये बगरुम्बा नृत्य अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में क्यों आ गया? क्योंकि यार अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे और वहां पर इन्होंने इस नृत्य को
देखा, ठीक है, और प्रशंसा किया वहां पे नृत्य लोगों का कि उन्होंने किस तरीके से प्रकृति को संरक्षण दिया है। असम के बोडो समुदाय का 9 वर्ष, तो इसीलिए चर्चा में आ गया, ठीक है ना। और देखो, इस नव क्या है, जो त्योहार है बैसागु या बिसागु उत्सव, इसमें क्या होता है ना कि पशु को नहलाना और घर की सफाई करना और नए नए अच्छे अच्छे पकवान बनाना, और फिर लोग गीत भी गाते हैं। जैसे हमारे यहाँ होली होती है ना, उसी प्रकार यहाँ पर असम में ये असम के बोडो समुदाय द्वारा बैसागु त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। और असम में आपको बता दें काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और असम में हमारा मानस नेशनल पार्क और मानेरी नेशनल पार्क, और असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है जिसे कहते हैं माजुली द्वीप। तो इतना हमें याद रखना है, ठीक है ना। और जैसे ही तुम काजीरंगा नेशनल पार्क सुनते हो ना, तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई सिंहों के लिए फेमस है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा फेमस है एक सिंह वाले गैंडे के लिए, वैसे ही गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और हाँ मैंने एक यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है तेलंगाना। जैसे तुम सुनो कि बगरुम्बा नृत्य, ऐसे तेलंगाना में एक हमारा मनाया जाता है, उसे कहते हैं बथुकम्मा। क्या कहते हैं? बथुकम्मा। बथुकम्मा उत्सव। तो बथुकम्मा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर? तेलंगाना में। जब भारत में, जैसे हमारे उत्तर भारत में जब दिवाली होती है तो नवरात्रि आती है ना दिवाली से पहले, तो नवरात्रि के दौरान ही पर यहाँ पर तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ 9 दिन पूजा हो जाती, दुर्गा माँ या जो काली माँ, उनकी सभी देवियों की 9 दिन पूजा होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 9 दिन पूजा होती है, और हर दिन को अलग अलग नामों से यहाँ पर भी जाना जाता है, तो इसे बथुकम्मा उत्सव कहते हैं। समझ में आया? और एक बात और, कि बथुकम्मा उत्सव जो है 2025 में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि यहाँ इसको देखने वाले कई लोग थे, मतलब इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे इस त्योहार में शामिल होने वाले, तो इसीलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया, ठीक है ना। तो आपको इस बात को याद रखना है कि ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ भारत के, मतलब उत्तर भारत के लोग हैं, उसके नवरात्रि के समान ये बथुकम्मा त्योहार है। तो बथुकम्मा और बंगरुम्बा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो ये तेलंगाना में मनाते हैं, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट कर बना हुआ है, 2014 में कट कर बना, तो अर्थात अलग होकर बना है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। तो इस त्योहार को आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। अगर तेलंगाना ऑप्शन नहीं होगा तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन होगा, तो तुम आप आंध्र प्रदेश को ही टिक करके आना है कि बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और मेघालय, अब आपको बताना है कि मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। अब ये हाल ही में उनका उनका नियुक्ति किया गया है, तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी हमारी गंगटोक है, और ये भारत का सबसे दूसरा सबसे छोटा राज्य है। पहला सबसे छोटा राज्य गोवा है, उसके बाद सिक्किम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया? तो यार विश्व धर्म दिवस 18 जनवरी को मनाया गया। यह हर साल 18 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, यह जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तीसरे अर्थात थर्ड संडे को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार जनवरी का तीसरा रविवार 18 जनवरी को पड़ा है, तो इस 18 जनवरी को मनाया गया विश्व धर्म दिवस। देखो, सारे धर्मों में एकता और प्रेम और दया, इसकी भावना को बढ़ाने के लिए, सारे धर्म के लोगों के बीच में एकता, प्रेम और दया की भावना को बढ़ाने के लिए यह विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि 16 जनवरी को क्या मनाया गया? नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी 2016 में 16 जनवरी 2016 को नेशनल स्टार्टअप इनिशिएटिव शुरू किया गया था, अर्थात स्टार्टअप पहल शुरू किया गया था। और 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे, अर्थात इंडियन आर्मी डे मनाया गया। और इंडियन आर्मी को पहली बार छावनी से बाहर इसकी परेड हुई थी, कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन है, ठीक है, जयंती है, तो इनके जन्मदिन पर मनाते हैं युवा दिवस। और देखो,
स्वामी विवेकानंद से उनकी बात आ गई है तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की है। और बेलूर मठ की स्थापना कहाँ की है, इसको आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद नाम मिला है, इसको एक खेत्री, ठीक है, क्या नाम था उनका, खेत्री करके, ठीक है, उनके मित्र कह लो, यानी कि गुरु के समान थे, खेत्री, उन्होंने इसको दिया है, ठीक है। क्या नाम था उनका, खेत्री, खेतड़ी, खेतड़ी बोल से बोलते हैं, खेतड़ी कहीं कहीं खेतड़ी लिखा होता है, तो खेतड़ी द्वारा, ठीक है, उनका पूरा नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन खेतड़ी द्वारा इनको विवेकानंद नाम दिया गया था। और अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। जैसे ही विश्व हिंदी दिवस दिमाग में आए तो आपको याद आना चाहिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया था। और आपको याद होना चाहिए कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जैसे भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, उसी प्रकार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। और 9 जनवरी को हमारा मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, और भारत में भी सबसे पहले वो मुंबई आए थे, ठीक है। और 4 जनवरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस, अर्थात अंधे लोग, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनके पढ़ने के लिए जो लिपि बनाई गई थी वो लुइस ब्रेल ने बनाई थी। तो 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट दिवस है। और हाँ, जैसे तुमको बताया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। ओजोन जैसे दिमाग में आए तो कोई याद आ जाना चाहिए कि समताप मंडल में स्थित जो ओजोन की परत है, वो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, अर्थात सूर्य के पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट हमारे यहाँ तक आने नहीं देती है, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों को लिंक करके याद रखो। अब जैसे ओजोन दिवस है, तुम याद कर सकते हो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। और ऐसे 22 मार्च विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, और अभी 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, और 21 जून योग दिवस, और अभी 21 दिसंबर को मनाया गया था वर्ल्ड मेडिटेशन डे, अर्थात विश्व ध्यान दिवस, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नहीं तो यही पे अटके रह जाएंगे ना। क्या है अगला प्रश्न, हाल ही में दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो यह हर बार यह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आता है। तो दिसंबर के लिए हमारा मिशेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और लौरा ओलवार्ट ये साउथ अफ्रीका की, इनको चुना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए किस भारतीय नेता को आमंत्रित किया है। तो ऑब्वियस बात है कि पीएम मोदी को ही वो बुलाएंगे। तो क्या हुआ कि जो अभी इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है ना, उसमें समझौता के लिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई वहां पर हम शांति चाहते हैं। कहाँ पर, इजराइल हमास के जो युद्ध है उसमें गाजा एक जगह है, वहां पर शांति चाहते हैं। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ पीस एक मतलब एक समझौता है, एक तहत है, एक मेमोरेंडम है, ठीक है। इसके तहत इन्होंने मोदी को भी आमंत्रित किया है। और अभी इजराइल ने अपना शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में क्या किया था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और वेनेजुएला के जो अपोजिशन में लीडर है मारिया कोरिना मचाडो, उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर कर दिया था, जिस पर नोबेल पीस कमेटी भड़की भी थी, पर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। नोबेल पीस कमेटी ने ये बात कही थी कि आप अपना जो नोबेल प्राइज है उसके मेडल को तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके टाइटल को किसी को आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्या अपने आप मेडल को दे सकते हैं, लेकिन उसके नोबेल की टाइटल को आप किसी को नहीं दे सकते, यह नोबेल कमेटी ने कहा है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, राजनाथ सिंह क्या है, डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह गृह मंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी। तो यार ये वाइजर 1 है, ये जो नासा की एक मतलब बहुत पहले मिशन लॉन्च किया गया था,
तो ये अंतरिक्ष में जाकर खो गया था, अभी इसका पता चला है, ठीक है। तो यह कितनी दूरी तक चला गया है? 1 प्रकाश वर्ष दूरी, इतना दूरी तक कोई भी वस्तु अभी तक नहीं गई थी। 1 प्रकाश वर्ष दूरी समझते हो? और देखो, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, और कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इस लास्ट में इसके वर्ष लगा है तो हमें लगता है कि यह समय का मात्रक है, कि एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अर्थात प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इतना हम आपको फिजिक्स नहीं समझाने जाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपको याद रख लेना है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष अंग्रेजी में इसे बोलते हैं लाइट ईयर। क्या चीज? लाइट ईयर। मैंने समझा दिया कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। और ये दूरी का मात्रक है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। इसे भी आपको याद रखना है, ये कई बार सवाल में एग्जाम से पूछ चुका है, ठीक है ना। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। और यहाँ पर मैंने आर्यभट्ट रखा है, एक नाम आर्यभट्ट लिखा है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था जो छोड़ा गया था? उसका नाम था आर्यभट्ट। और एक जियोम जो है, एक शुभांशु शुक्ला जो हमारे अंतरिक्ष में गए थे, ये शुभांशु शुक्ला से संबंधित मिशन है, एक जियोम। अभी शुभांशु शुक्ला ने वर्चुअल रियलिटी थिएटर का भी उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे अभी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लॉन्च किया गया है। देखो यार, यहाँ पर बोला कि भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट का मतलब है कि जो अमोनिया बनाई जाएगी, जैसे जो खाद वाली चीजें बनती है, उसको जो पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज न करके सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या वाटर एनर्जी का प्रयोग करके इस अमोनिया प्रोजेक्ट को, अमोनिया या खाद, जितने भी अमोनिया संबंधी खाद, पेस्टिसाइड, इनको बनाया जाएगा किस चीज का यूज करके? वाइंड एनर्जी अर्थात सूर्य, अरे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, इन सब का यूज करके, अर्थात रीन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके अमोनिया का उत्पादन किया जाएगा। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? आंध्र प्रदेश है, काकीनाडा में। और एक बार ये जो एक ग्रीन शब्द है ना, जहां भी आपको ग्रीन शब्द दिख जाए तो आप समझना कि वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, अर्थात सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिससे कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ग्रीन। तो जहां ग्रीन शब्द है आपको इसे समझ लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और देखो यार, यहाँ पर मैंने ऑप्शन एक लिख रखा है उत्तराखंड। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, वहां पर आग लग गई थी, अर्थात वहां पर आग की समस्या देखी गई थी, क्योंकि वहां पर बर्फबारी कम हुई थी, तो माहौल काफी सूखा था, तो आग लग गई थी। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंधे लोग, जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं या अंधे लोग, उनके लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। और मध्य प्रदेश का जो एक रातापानी टाइगर रिजर्व है, उसका नाम श्री विष्णुधर वाकड़कर के नाम पर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया है। और श्री विष्णुधर वाकड़कर क्या थे? वो एक पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं जो रायसेन में स्थित है, उनकी खोज की थी। तो इतनी बात आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली ओपन सी समुद्र मछली परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो इसे अंडमान सागर में शुरू किया गया है, और इसे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। ये तो क्या हुआ है कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, इसे कैसे मछुआरों को अधिक से अधिक फायदा हो, तो इसके लिए अंडमान सागर जो है, अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां पर
इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। अच्छा एक बात बताओ कि स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश अर्थात मछली के अध्ययन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ई इक्थियो इक्थियोलॉजी, ठीक है, इक्थियोलॉजी। और आपको बताना है कि मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन क्या चीज, मछली पालन को क्या बोला जाता है? इसे आपको कमेंट में बताना है। और इस सवाल आप जरूर बताओ, ठीक है, इसे लिखोगे तो आपको दिमाग में वो चीजें फील हो जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में युगांडा के युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने? मेरे दिमाग में मुख्यमंत्री चल रहा था। तो ए बने यूवेरी, क्या नाम है, योवेरी मुसेवेनी, ठीक है। तो ये अभी युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। और निकोलस मादुरो, ये जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, जिनको ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तार कर लिया था। फ्रेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं जो अभी भारत आए थे, और इन्होंने भारतीयों के लिए जर्मनी, जो भी भारतीय जर्मनी जाएंगे उनके लिए वीजा फ्री यात्रा की घोषणा की है, अर्थात वहां पर जाने पर आपका वीजा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और मैंने ऑप्शन ये रखा था सर्जियो गोर। अभी हाल ही में जो सर्जियो गोर हैं, ये अमेरिका के भारत में नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, अर्थात ये अमेरिका के हैं लेकिन भारत में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि हर देश में एक दूसरे देश का राजदूत होता है, जैसे भारत का राजदूत अमेरिका में, चाइना में, हर जगह है, उसी प्रकार दूसरे देश के भी हमारे राजदूत हैं, हमारे मतलब हमारे देश में। तो ये अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, ठीक है। तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सर्जियो गोर, इसको आपको याद रखना है। अभी हाल ही में भारत और मतलब अमेरिका ने भारत को बुलाया था पैक्स सिलिका में सेमीकंडक्टर के उत्पादन से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया था, ठीक है ना, भारत को उन्होंने आमंत्रण दिया था। तो बस ये आज हमारे सवाल इतने खत्म हो गए। और यार ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया चीजों को, पर कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए आप लोग, क्योंकि लास्ट में टिके रहना है सबके बस की बात नहीं होती है ना, बहुत लोग बीच में छोड़कर चले गए होंगे। और आप यहाँ तक आए इसके लिए आपको इतना बड़ा थैंक यू मैंने किया है, ठीक है। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप एक बार स्कैन करें, और इस क्यूआर कोड से आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक रख देते हैं क्लास, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर की जो अगली क्लास है उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।